रिकॉर्डिंग कर लेते। हाँ जी, तो फिर से एक बार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ प्रॉब्लम्स। नहीं, क्या प्रॉब्लम है? 31 में प्रॉब्लम आ गया, 32 में 31 बन गया, 31 में सही बात है, कुछ था नहीं। 32 को भी देख लेते हैं क्या है। एक मिनट, इसी का आपने बनाया है क्या क्वेश्चन? लॉस ट्राई ऑफ प्रॉफिट से सर, ट्राई रिलेटेड किए पर बना क्वेश्चन नहीं है। को क्या आपने बनाया है? ट्राई की हूँ सर। हेलो, फिर बोलिए तो एक बार। सर ट्राई की हूँ मैं, पर बना नहीं हमसे। बोलिए तो इसी का एक बार। हेलो। अरे वाह, गुड, तब तो अच्छा है। हाँ जी, तो अब मैं आपकी आवाज को भी सुन सकता हूँ और सर यहाँ मैं पे ट्राई सामने स्क्रीन रहेगा तो देख भी सकता हूँ, ठीक ना? मैं ट्राई ट्राई की हूँ पर बना नहीं हमसे। ट्राई किए हैं लेकिन बना नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं हम लोग बनाते हैं। पहले एक बार जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एकदम 2 मिनट के अंदर। तो फॉर्मूला सब याद नहीं याद हो रहा है, नहीं उसको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक ना? एक बार हम रिवाइज करें। कौन सा परसों पढ़ाया था? मतलब क्या नहीं किया? फॉर्मूला आपके ऐप में दिखा ना आपको? है ना? देख लीजिए तो आपके ऐप में जो मैंने पीडीएफ पढ़ाया था वो आप अपने ऐप में जाएंगे, बैचेज में, तो आपको अपना बैच दिखाई दे रहा होगा, सीएमए इंटर दिसंबर 22। और उस सीएमए इंटर दिसंबर 22 में जाएंगे आप स्टडी मटेरियल वाले में। यहाँ पे है पेपर 5 अकाउंट, इसमें है 2.4 या इंश्योरेंस क्लेम, इसमें है इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 2, नहीं, और इसमें सारा नोट लिखा हुआ है ना? तो दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, एक बार इसी का जरा आशीष को और दिलखुश को भी बतला दीजिएगा तो। क्यों? ओके सर। सर वो दोनों बिजी है अभी। ओ अच्छा 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 अच्छा। चलिए ठीक है। वो दोनों मतलब भाई बहन है क्या? मतलब वो एक ही साथ रहता है। अच्छा अच्छा, तो कुछ भी प्रॉब्लम एक होता है दूसरा भी इन्वॉल्व होता है, नहीं चलिए अच्छी बात। चलिए, तो हम लोग क्या स्टेप देखे थे, जरा स्टेप को देखिएगा। सिंपली हमें 6 स्टेप में इसको बनाना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट से। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट से ऐप ओपन करना है, कर लीजिए, यहाँ भी यही ओपन करते हैं। हम तो सोचे ऐसे आपको याद कराते चलेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था अपना? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट्स। हाँ जी, यहां पे देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या था? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट होता है? क्योंकि पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट के थीम को समझिए। जैसे कोई मूवी बनता है तो होता है ना, थीम क्या होगा? नहीं, जोधा अकबर पे बनेगा, नहीं, महारानी जो भी बना था किस पे? पद्मावत पे बनेगा, ठीक ना? तो डायरेक्टर के माइंड में, जैसे अभी जो कश्मीर फाइल आया हुआ था, तो कश्मीरी पंडित को माइंड में रखते, यानी क्या माइंड में रखना है ये पहले सोच लें। तो माइंड में क्या रखना है लॉस ऑफ प्रॉफिट में? कि भैया एक्चुअल कितने का प्रॉफिट का नुकसान, प्रॉफिट का नुकसान कितने का हुआ, वही हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगा। दैट्स इट। तो दिमाग में तो यही है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक ना? अब लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसके लिए पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कहने का मतलब क्या हो गया? कि अगर आप बता रहे हैं कि साहब हमारे बिजनेस में सितंबर में आग लग गया था, वो भी 30 तारीख को, और इस वजह से मेरा 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, यानी पूरा 3 महीना हमारा सेल हैम्पर रहा, इस कारण से हमें नुकसान हो रहा है, ठीक ना? तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपसे नहीं पूछेगी कि इस कारण से कितने का नुकसान हो रहा है?
तो आप बोलेंगे कि सर इस कारण से हमारा 5 लाख रुपए का सेल कम हो गया। कम कैसे हो गया है? अब इंश्योरेंस कंपनी आपको पूछेगा, अच्छा ये बताइए कि आप इसी पीरियड में यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में पिछले साल कितना सेल किए थे, समझ रहे हैं? इसी सेम पीरियड में, इसी 3 महीने में पिछले साल के 3 महीने में कितने का सेल किए थे? तो बोलेगा कि हमने पिछले साल 7 लाख का सेल किया, 7 लाख का सेल नहीं। बोला अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और इस बार कितने का आप सेल किए आग लगने के बावजूद? तो बोला मात्र 2 लाख। कहां 7 लाख का पिछले बार हम इस अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में सेल किए थे, और इस बार आग लगने की वजह से मात्र 2 लाख का सेल किए हैं। तो क्या 5 लाख का सेल आपको नुकसान हुआ हमारा नहीं दिख रहा है? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा यस, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेल, यानी स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर का रिलेशन क्या है? पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर के उसी पीरियड नहीं, उसी 3 महीने के गैप से है, और उसको आप एडजस्ट कर देते हैं ट्रेंड से। कि मान लीजिए पिछले साल अगर हमने 7 लाख का सेल किया और मेरे बिजनेस में 10% का ग्रोथ हो रहा है, तो इस बार अगर नॉर्मल बिजनेस चलता तो क्या 7 ही लाख का सेल होता? नहीं, 7 लाख प्लस 10% का ग्रोथ 7,70,000 का सेल होता जी, होता कि नहीं? माइनस एक्चुअल सेल कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? शॉर्ट सेल। स्टेप नंबर 1 तो एकदम आसान। स्टेप नंबर 2 में क्या बोलता है? कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल या कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसको 2 स्टेप में कर दिया है। पहला स्टेप 2 में क्या बोला? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। कैसे? तो जीपी का फॉर्मूला आपको मालूम है। आपको नॉर्मली पूछा जाता है कि बताइए आपको कितना परसेंट मार्क्स आया, नहीं कितना परसेंट आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितना मार्क्स आया यानी मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय फुल मार्क्स नहीं इनटू 100। रेशियो निकालने का ये यूनिफॉर्म फार्मूला है जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, यहां भी वही होगा। जीपी का क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। जीपी का तो सेम फार्मूला होगा, क्या? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। बस ध्यान रहे ये ग्रॉस प्रॉफिट किस ईयर का? क्या करेंट ईयर का आप ले सकते हैं क्या? नहीं। कैसे नहीं ले सकते हैं? इसके पीछे भी कारण है। सर इस ईयर में तो डिस्टरबेंस आ गया ना, इस ईयर में तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं हो पाया। इस ईयर में तो 9 महीना चला बिजनेस, 3 महीना आग लग गया, फिर बिजनेस चलेगा। तो ये तो एक नॉर्मल पीरियड हो गया ना। नॉर्मल पीरियड यानी पिछले साल हम क्या करेंगे? जीपी लेंगे, और जब जीपी पिछले साल का लेंगे तो सेल भी पिछले साल का लेंगे। ये तो कॉमन सेंस है ना, कि कोई रटने वाली बात नहीं कि जीपी पिछले ही साल का लेंगे। ये क्यों लेंगे? कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं कारण पहले का जीपी दिया रहेगा नहीं, दिया ही नहीं रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी बैक ईयर को देता नहीं, जस्ट जब बैक ईयर को देगा उसको एडजस्ट करके कर देता, ठीक ना? जो दिया ही नहीं रहेगा उसको क्या दिमाग लगाना? नहीं। तो क्या हो गया? पिछले साल का जीपी देखे, पिछले साल का सेल देखे, दोनों का रेशियो निकाल लिया और जीपी कैलकुलेट कर लिए, ग्रॉस प्रॉफिट करे। बस याद एक चीज रखना है कि हेयर जीपी का मतलब जो आप ऑलरेडी क्लास 11 से जानते हुए आ रहे हैं वो नहीं होता। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कुछ और होता है। आप नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट कैसे जानते थे? सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक या और भी जो आइटम आता था, डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और बैलेंसिंग फिगर हमारा जीपी आता। फिर उस जीपी में से उस जीपी जो हमारा आता था ये पीएल अकाउंट में, याद है ना सब फॉर्मेट? जब जीपी आता था पीएल अकाउंट में तो क्या करते थे? उसमें इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते थे, तब नेट प्रॉफिट आता था। ये सब याद है कि नहीं? नहीं। तो यहां पे क्या वैसे ही जीपी कैलकुलेट होगा? नहीं, यहां पे जीपी कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। यहां पे जीपी का मतलब होगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। सर नेट प्रॉफिट तो अपने को समझ में आ, हालांकि उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। सर कौन सा नेट प्रॉफिट? इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। जैसे अगर मान लीजिए हमने बोला था कि क्वेश्चन अगर बहुत डीप में जाना चाहे, क्वेश्चन अगर बहुत डीप में जाना चाहेगा तो आपको क्या करेगा? नेट प्रॉफिट भी 2 तरह का देगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000, 30 रुपए का टैक्स।
अब आप कंफ्यूज करके आपको फॉर्मूला रट्टा मार के गए हुए हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, वहां फंस गया कि नहीं? अब नेट प्रॉफिट कौन सा? यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी दो दो दिख रहा है नहीं? जैसे आप किसी नए जगह पे जाते हैं, खासकर हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली तो एकदम बसाया हुआ टाउन है ना, बसाया हुआ है। ऐसा नहीं कि अपने आप जैसे पटना में मुंडियल की तरह जहां मन घर बना दिए होंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं, तो दिल्ली में क्या हुआ, इन जनरली आप देखेंगे, उससे भी ज्यादा सुनते हैं कि चंडीगढ़ वगैरह में है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे नया, सारा रोड आपको एक ही तरह दिखाई देगा, सारा रोड का चौड़ाई नहीं, खूबसूरती एक ही तरह था। हम लोग क्या पूरा कंफ्यूज करके किस गली से निकले थे और किस गली में जाना है, बड़ी कंफ्यूजन आता था। तो हम दुकान का नाम से याद करके जाते थे, फलाना जनरल स्टोर, फलाना स्टेशनरी, नहीं रट्टा मार के तब जाते थे बाहर, नहीं तो ऐसा ना कि आ ही नहीं पाए। यहाँ भी मेरे साथ ऐसे लोग ठीक ना? तो हालांकि वहां पे गली नंबर वगैरह है, लेकिन ये सब कहने को होता है, ये सब कहने को होता है, गली नंबर देख करके इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि वहां पे कंफ्यूजन होता है। वही चीज यहाँ पे कंफ्यूजन आपको एग्जाम हो जाए कि जीपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जीपी सॉरी एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, लेकिन एनपी ही दो दे देगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब किसको लेंगे? बिफोर टैक्स। नहीं, ये माइंड में सेट कर लेना है। कहीं भी अगर नेट प्रॉफिट का बात करता है तो बिफोर टैक्स की बात, समझ में? कहीं भी एनपी परसेंटेज कहीं भी निकलता है, बिफोर टैक्स कहीं निकलता है। ठीक है, तो बिफोर टैक्स लेना है प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। अब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज किसे कहेंगे? जितना दिन ये डिस्टरबेंस रहा उसके ये बीच तो मतलब से प्राइम कॉस्ट से जो होना ही होना था। प्राइमरी फिक्स्ड कॉस्ट, यानी सर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज को समझने से पहले तो स्टैंडिंग चार्ज को समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग चार्ज? फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी, स्टैंडिंग चार्ज इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, दैट्स इट। उसमें से जो इंश्योरेंस करा लिए उसे इंश्योर्ड, जो नहीं कराया उसे अनइंश्योर्ड। नहीं दे देगा आपको क्वेश्चन में कि 15,000 या 1,00,000 रुपए का स्टैंडिंग चार्ज, उसमें से 80,000 का इंश्योर्ड है, बाकी अनइंश्योर्ड है। आप नहीं बता सकते हैं सर 80,000 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, 20,000 अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज है, नहीं। तो यहां पर याद रखना है क्या, जीपी का मतलब यहां पर होगा नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। ठीक ना? ये सारा डेटा कब का होगा? पिछले साल, ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे एक और छोटा सा बात, हालांकि बहुत रेयरली आता है, आप देखेंगे यहाँ पे हम लिख लिए हैं, हाँ जीपी यहाँ पे लिख लिए। अच्छा जीपी का यहाँ पे यही बता रहे थे ना, जीपी कहाँ गया? ग्रॉस प्रॉफिट, ये बात ये बता रहे थे ना, जीपी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। एक और होता है क्या, एक होता है कि अगर पिछले साल, ये सारा जीपी जो निकल रहा है ये कब के डेटा से निकल रहा है? सब पिछले साल के डेटा से निकल रहा है। अब संजोग ऐसा था कि पिछले साल बिजनेस में लॉस हो गया, संजोग हो गया ऐसा कि पिछले साल बिजनेस में लॉस हो गया। अब क्या कोई आदमी लॉस का इंश्योरेंस करवाता होगा कि नहीं अभी हमको इस बार में 10,000 का लॉस हुआ, हमको इंश्योर करो कि हमको हर साल 10,000 का लॉस, ऐसा करेगा कोई? नहीं। तो वहां पे जीपी निकालने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे होता है अलग? कैसे होता है अलग? तो हालांकि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक चीज हम कोशिश करते हैं आपको, इसको बहुत ज्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आप जरा एक बार मेरे साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या था? टू ओपनिंग स्टॉक हुआ करता था, टू परचेज हुआ करता था, टू डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, बाय यहाँ पे सेल हुआ करता था, बाय क्लोजिंग स्टॉक हुआ करता था, और यहां पे निकलता था टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये होता था बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ऐसे होता था ना, यहां पे मान लीजिए कितना फिगर है, सपोज ये सारा का टोटल है, सपोज करिए 10 लाख, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, नहीं दोनों मिलाकर के 10 लाख, और यहाँ पे ये तीनों मिलाकर के सपोज करिए कितना है 8, तो जीपी कितना निकल? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर ये जीपी हम जब पीएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे भी, आपका नेक्स्ट चैप्टर वही है फाइनल अकाउंट। जब आप पीएल अकाउंट बनाते थे तो यही वाला ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होकर के आता था बाय जीपी, याद है कितना? 16। और फिर पीएल अकाउंट में क्या लिखते थे? बाय इनडायरेक्ट इनकम। जो इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे इंटरेस्ट से इनकम आ गया,
नहीं, इन्वेस्टमेंट से इनकम आ गया, यानी आपका जो मेन बिजनेस है, जैसे गुरु दीक्षा का मेन काम क्या है, कोचिंग पढ़ाना, तो आपसे जो ट्यूशन फी लिया जाता है दैट इज मेन इनकम फॉर अस, नहीं, तो उसको हम लोग कहां पे रखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सेव मानते हैं। लेकिन इसके अलावा गुरु दीक्षा ने मान लीजिए कहीं एफडी कर दिया, तो उससे जो इनकम आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, उसको हम यहां पे लिख देते हैं। और उसके अलावा हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर यहां पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, जो यहां पे आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। वेरी गुड, इसको बोलते हैं सर हम लोग नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक ना। सपोज करिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है और ये हमारा है फॉर एग्जांपल ये हमारा है कितना, तो 50,000, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा। अब ये दो फिगर आपके सामने दिया, इसे रट्टा नहीं मानो, कॉन्सेप्ट, दो फिगर दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि भैया आपको जीपी कैलकुलेट करना, आपको क्या कैलकुलेट करना है, जीपी कैलकुलेट करना। तो क्या जीपी कैलकुलेट करने का केवल एक ही तरीका हो सकता है कि सर 10 लाख, सर 10 लाख, अरे यार 10 लाख क्या नहीं लिखा है, 10 लाख माइनस 8 लाख ही 2 लाख रुपया आएगा, या और भी तरीका आपको दिख रहा, ये तो एक तरीका है कि सर 10 लाख माइनस 8 लाख करेंगे तो 2 लाख आएगा, एक और तरीका आपको दिख रहा है, परसेंटेज नहीं, हमें एक और तरीका, हमें एक और तरीका दिमाग, हाँ लग रहा है, जो ऊपर बाय ग्रोथ प्रॉफिट लिखा है 2 लाख को दोनों नहीं है कभी का नहीं, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास फिगर क्या है, एक तो 10 लाख का सेल और क्लोजिंग स्टॉक मिला के दिए हुआ है और एक ये वाला फिगर 8 लाख का। एक तो ये तरीका है कि भैया इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीपी निकल जाएगा, ये तो साधारण तरीका है। लेकिन क्या है कि नाक को उल्टा करने का तरीका है यहाँ, कैसे, तो वही हुआ जीपी प्लस किया ना, एक और तरीका दिख रहा है, क्या बताएं, आप बोलेंगे OMG, नहीं बताएं, अगर आप नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दें, बोले अच्छा हम ध्यान नहीं देते, आप हाँ तो जीपी बोल दिए होंगे, एनपी बोलना चाहिए, नहीं मैं सर हम ये नहीं बोलता, बोलते कि ट्रेडिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं तब तो नहीं हो पाएगा ना। ये जैसे आप इसमें पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आपका आया है 1.5 लाख रुपया, अगर इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दिया जाए तो क्या जीपी नहीं निकल जाएगा, क्या ये दो तरीका है कि नहीं। लेकिन सर वो तो फिर ये भी नहीं सर सकते, ये प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों डेटा प्रीवियस ईयर के। एक क्वेश्चन है सर, ये जीपी के साथ अगर इनडायरेक्ट इनकम भी लेगा तो फिर इसको माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ एक्सपेंस है इनकम माइनस, माइनस, मान लीजिए पर 60,000 मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे 7,000 था और यहाँ 10,000 था, तो क्या कर देंगे 1.5 लाख प्लस 60,000 2 लाख 10,000 माइनस 10,000 2 लाख, यस यानी क्या जीपी निकालने का एक ही तरीका होगा, वो तो बचपन के दिन है सर। नेट प्रॉफिट नहीं ऐड करेंगे। अब तो हम लोग को जैसे मैथ आप बनाते हैं मैथमेटिक्स, कैसे मल्टीपल ऑप्शन आपके माइंड में होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जो अब इतने बड़े महान क्रिकेटर बने, वो क्यों, वो एक स्टेटमेंट दिए थे एक बार मीडिया को कि जब कोई बॉल चलता है ना बॉलर के हाथ से, यानी बॉलर अपना बॉल छोड़ चुका है, समझिए कितना सेकंड में वो पहुंचेगा, कितना मिली सेकंड में, नहीं बोलता है कि जब वो बॉलर अपना बॉल फेंक देता था उसके बाद भी मेरे माइंड में 6 आइडिया होता था कि बॉल को कैसे मारना, नहीं यानी बॉल को इधर मारे पीछे मारे ऐसे मारे कैसे मारे, 6 मेरे पास वे होता था, किसी भी तरीके से बॉल को मार, तब जाकर के मास्टर ब्लास्टर बना, नहीं और पूरे वर्ल्ड में भले ही इंडियन टीम का जो स्थिति हो, नहीं सचिन तेंदुलकर का अलग, लेकिन तेंदुलकर का एक अलग क्रेज था, ठीक ना। और आप लोगों शायद पेज नहीं देखे होंगे, कोहली का कुछ नहीं, तेंदुलकर के सामने कुछ नहीं बंधु, कोहली तेंदुलकर का तो ऐसा क्रेज था हम लोग के टाइम में, क्योंकि हम लोग देखे थे तेंदुलकर आउट टीवी बंद, सीधा सीधा चल देता था, नहीं
तेंदुलकर आउट टीवी बंद। अब ऐसा नहीं है कोहली आउट तो आउट, भाई दूसरा कोई चल जाएगा, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन पहले भाई तेंदुलकर का जो फैक्ट ये है चेक नहीं कर सकते कोहली नहीं, हाँ प्रोजेक्ट में भी है कोहली 100 बॉल और स्पिन तेंदुलकर कोहली 70 बॉल मार देता है नहीं। तो कहने ये महंगाई बढ़ गया ना तो महंगाई की वजह से तो खेलता है। खैर तो कहने का मतलब ये हो गया कि जीपी कैलकुलेट करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो तरीका यहाँ पे था थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, पहला वे क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट से, और दूसरा क्या होगा एनपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट इनकम अगर आएगा। नहीं वही बात तो यहाँ से फॉर्मूला में आपको बताया जा रहा है। एनपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नाम क्या कर दिया है स्टैंडिंग चार्ज। नाम मतलब काम वही कर रहा है, नाम चेंज कर रहा है। अब इस स्टैंडिंग चार्ज में बोलता है जो इंश्योर्ड है सिर्फ उसी पोर्शन को ऐड करो। मान लीजिए जो 50,000 का यहाँ दिए हुआ है खर्चा, इसमें से अगर 40,000 रुपया इंश्योर्ड होगा और 10,000 रुपया अनइंश्योर्ड होगा तो सिर्फ 40,000 प्लस 1,90,000 ही जीपी मानेंगे। ये इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम ये समझाना चाह रहे थे कि ये जो फॉर्मूला आपको बताया जाता है कि एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, ये कोई हवा से नहीं फॉर्मूला है, ये काम भी आप करते हैं। क्योंकि जीपी निकालने का दो तरीका होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू और एक नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के थ्रू। तो इंश्योरेंस कंपनी में वही दूसरा तरीका अपनाता है, बस एक छोटा सा अंतर करता है, एक तो नाम बदल दिया और ऊपर से जो इंश्योर होता है स्टैंडिंग चार्ज उसी को ऐड करता है। दैट्स इट। क्या समझ में आया? अब दूसरा कि अगर ये सेम है जीपी उतना ही 2 ही लाख इनडायरेक्ट एक्सपेंस को साफ डेबिट में प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट ही होता है ना, रियल पीएल में डेबिट ही जाएगा ना। सही था यहाँ पे लिखे हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम है ये सही कम यहाँ पे इनकम था और ये क्या है एक्सपेंस है। क्या यहाँ तक समझ गए? अब एक और लॉस वाला जो भी बता रहा है कि लॉस में लेस होगा, कैसे होगा लेस आप तुरंत बता दो। कौन सा? कोई एकदम आसान चीज नहीं। क्या बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जीपी सेम हम लोग वही मान लेते हैं। जीपी कितना है 2 लाख और बोल रहा है कि नेट लॉस हो गया। लॉस का सिचुएशन इधर आता है ना, नेट लॉस इधर लिखाता है। तो नेट लॉस सपोज करके चलते हैं कितना 50,000 रुपए का नेट लॉस फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। अगर इधर 50,000 रुपए का नेट लॉस होगा जबकि 2 लाख रुपए का जीपी था, तो बच्चा बता सकता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना रहा होगा? 1.5 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख नहीं सर, ये 2.5 लाख रुपया होगा। 2.5 लाख रहा होगा कि नहीं रहा होगा? देखिए समझते हुए काम को चलेंगे तो समझ में आएगा, रटने की कोशिश करेंगे तो काम फेल देता है। इनका भी 2 लाख ऊपर से और 50,000 50 ज्यादा खर्चा कर दिए तो नेट लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? हो गया ना नेट लॉस। खर्चा इसलिए हुआ है। नहीं अब इस केस में बोलता है आपको कि जीपी कैलकुलेट करो। अब इस केस में पहले ये समझ गए ना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा 2.5 लाख का है, जीपी 2 लाख का था और नेट लॉस हमारा 50,000। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि हमको जीपी नहीं मालूम है, हमको जीपी नहीं मालूम है, लेकिन ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ था, क्या आप जीपी नहीं निकाल सकते? 2 लाख कैसे निकाल? इनडायरेक्ट माइनस इनडायरेक्ट माइनस नेट लॉस वही तो फॉर्मूला में किए हुए हैं, वही चीज फॉर्मूला किए हुए हैं ना। जरा फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पे किए ना, एक मिनट देख लीजिए आप यहाँ पे किए ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नेट लॉस, यही किए ना, यानी 2.5 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 2 लाख रुपए। यहाँ पे आ गया कि नहीं आया? चार्ज माइनस नेट लॉस वही तो वहां किए हुए थे, उसी को फॉर्मूला बना के रखा हमारे स्टैंडिंग चार्ज माइनस नेट लॉस। नेट लॉस अब दिमाग का खोपड़ी हिल रहा है कि सर माइनस क्यों हो रहा है, प्लस क्यों नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है माइनस। समझ रहे हैं ना, हर फॉर्मूला के पीछे का कारण होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जरा देखिए फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूला बोला यहाँ पे कि हाँ जी व्हेन प्रीसीडिंग ईयर क्या है नेट लॉस है, तो क्या हो जाएगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग, बस वर्ड वही चेंज कर देना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या लिखना है यहाँ पे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज माइनस एक बेनिफिट आपको कंपनी यहाँ पे देती है इंश्योरेंस को, बोलती है कि सारा नेट लॉस को नहीं माइनस कर दो,
सारा नेट लॉस तो तेरा 50,000 का है, लेकिन बोलता है उसमें से सिर्फ उसी लॉस को माइनस करो जिसका रिलेशन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। बात को समझे? जैसे यहाँ पे 2.5 लाख का खर्चा हुआ था ना, यहाँ पे फिर से उस एग्जाम्पल पे आइए, कहा क्या हुआ था? यहाँ पे क्या था? 2.5 लाख का एक्सपेंस था ना, ये वाला 2.5 लाख का था ना, और ये था 50,000 का। मान लीजिए इस 2.5 लाख में 2 लाख रुपया इंश्योर्ड था और 50,000 रुपया क्या था? अनइंश्योर्ड। 2 लाख के लिए। नहीं तो बोलता है कैसे निकलेगा? इस 2 लाख में से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज में से ये सारा लॉस नहीं माइनस करना है, इस लॉस को भी 2 पार्ट में कर देना। कैसे? तो 50,000 रुपए का अगर नुकसान है 2.5 लाख के खर्चा पे, 50 लाख का नुकसान कितने पे है? 2.5 लाख के खर्चा पे, तो 2 लाख के खर्चा पे कितना होगा? 50,000 डिवाइड बाय 2.5 लाख इंटू 2 लाख। यही तो यूनिटरी मेथड आपको बताता है। कितना हो जरा कैलकुलेट करिए तो 40,000 आता है क्या? 50,000 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2 लाख 40,000। यानी होता है कि नेट लॉस 50,000 नहीं माइनस करो। क्यों? रीजन आप समझिएगा। क्योंकि ऐसे तो जीपी निकलता कैसे? सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सारा लॉस, तब तो 2 लाख आता ना। लेकिन आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के टाइम बोलोगे नहीं, इंश्योर्ड वाला माइनस करो। तो भैया जब इंश्योर्ड वाला माइनस करेंगे तो लॉस भी तो इंश्योर्ड वाला माइनस करेंगे ना। 40,000 आएगा, 20,000 आया, फिर देंगे। नहीं सर, 40,000 सर, 2000। हाँ जी 40,000 आएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया? 2 लाख माइनस 40,000 इक्वल टू कितना हो गया लॉस? 1,60,000। जबकि अगर यहाँ पे माइनस 50,000 करते कितना कहा जाता? 1,50,000। ये कंपनी के लिए नुकसान हो जाता है, नीचे वाला सिचुएशन तो नुकसान हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्यों ऐसा बोला? नहीं, इस वाला इधर भी दे रही। अरे ठीक है ठीक है ना। डिवाइड में 25,000 लिखो। नहीं, हाँ। 2.5 लाख, एक जीरो और यहाँ छूटा हुआ है, छोटा सा नहीं। बात को समझिएगा, ये लॉजिकल है कि नहीं फॉर्मूला? Yes, sir. कि भैया जब सारा खर्चा लोगे तब तो सारा लॉस ना, लेकिन खर्चा का 2 पार्ट में करोगे, लॉस को सारा ले लोगे, ये कहां का न्याय? बात तो समझ आ रहा है कि नहीं? जब आप खर्चा में इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड खोज रहे हैं तो लॉस में भी इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड खोजिए ना। तो आप अगर एक्सपेंस लेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज तो लॉस भी हम 50,000 नहीं लेने देंगे। लॉस भी कितना लेना पड़ेगा आपको? ऐसा लॉस लेना होगा जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज से रिलेटेड हो, यानी टोटल लॉस डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंस इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। यही तो फॉर्मूला लिखा क्या? यही फॉर्मूला लिखा हुआ। देखिए क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहां गया? हाँ जी, क्या है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज यानी 2 लाख, 2.5 लाख ना लेकर कितना लेंगे? 2 लाख माइनस नेट प्रोपोर्शनेट नेट लॉस प्रोपोर्शनेट टू स्टैंडिंग चार्ज। एक वर्ड है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्ज मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस। वही तो अभी किया ना। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना? 2 लाख डिवाइड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्ज कितना? 2.5 लाख और इनटू नेट लॉस 50। तो आपका क्या? तो फॉर्मूला के डीप में जाएंगे ना तो फॉर्मूला समझ में रखने का देखिए, आप समझ लीजिए, माइंड पर सेट कर लीजिए। रखने का ये दिक्कत है कि बाद में मैं आपको बता दूं, मैं नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम आपको ये नहीं मान रहे हैं, करना नहीं मान रहे हैं, और ऐसे बच्चे तो अब नहीं होते। मैं 8-10 साल के बाद इस टॉपिक को पढ़ा। मैं पहली बार ये टॉपिक पढ़ा, और ये कब हम पढ़े थे? तो 2011 या 12 में जब हम लोग आईपीसीसी में। सर कौन सी जगह आपका सीए हुआ था? ठीक है, सीए हमारा हुआ था 16 में, ठीक है। तो 11 और 12 में हम आईपीसीसी 3 साल का ट्रेनिंग होता है ना सीए में, तो 11 या 12 में हम आईपीसीसी में इस चैप्टर को पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़ेगा नहीं। सर फाउंडेशन को सीए में कितना ईयर लगा था? हमारा लग गया था 5.5 से 6 ईयर। तो हम लोग भी करेंगे तो उतना लगेगा नहीं? सीए में थोड़ा लगेगा, सीए में बहुत कम नहीं लगेगा। तो मतलब जॉब के साथ ही करना। सीए हाँ, सीए मतलब सीए में करने के बाद हाँ बिल्कुल। हाल ही में क्रेडिट निकलेगा सीए में।
हम सब फाइनल से सीए में दे सकते हैं। नहीं, नहीं उसका ये इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट में खासकर बहुत ज्यादा क्लैश चलता है। सीए का इंटरमीडिएट निकल गया तो सीएस का फाइनल दे सकते फाउंडेशन में देता है सिर्फ फाउंडेशन। हाँ, सीएस इंस्टीट्यूट और सीएमए के साथ थोड़ा अच्छा तालमेल है, वो एक दो पेपर को और एग्जाम कर देगा, नहीं। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट बिल्कुल ये दोनों से अलग है। हैं। हाँ, वो तो superior- फाउंडेशन नहीं, सुपीरियर नहीं मानता, देखिए सुपीरियर नहीं मानता, सुपीरियर जो है वो है, सब है। नहीं। लेकिन ये दोनों इंस्टीट्यूट का कहता है कि नहीं हम भी सुपीरियर है। सुपीरियर आप सबका अपना अपनी होता है ना। आप किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश में किसी को ये बोलो नहीं भोला बाबा तो ज्यादा पावर, वो ऐसा है? CS वाला काम CS करेगा। कैसे कर सकता है? सीएस का जो काम है कंप्लायंसेस का, वो क्या साधारण काम है? चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। मैं सीए होने के बावजूद भी बात बोलता हूँ कि जो सीएस का काम है, जितना अच्छा ड्राफ्टिंग स्किल, हम लोग को एक नोटिस लिखना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हम लोग का ड्राफ्टिंग कभी हम लोग सीखे नहीं। और सीएस का ड्राफ्टिंग देखिएगा कितना अच्छा वो लोग लेटर लिख देता है कि लगता है कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट मारा है, जरूर विश्वास नहीं होता, नहीं। तो उसका अपना एक्सपर्टाइज है भैया कंप्लायंसेस मैटर में, खासकर कंपनी लॉ में जबरदस्त कंप्लायंसेस है, मतलब जबरदस्त एक्सपोजर है उनका। उसी तरीके से सीएमए का अपना एक्सपोजर है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और सीए का अपना एक्सपोजर है अकाउंटिंग फील्ड में। तो तीनों इंस्टीट्यूट इसीलिए बनाया गया भैया अलग अलग फील्ड को संभाल, लेकिन ये तीनों आपस में भिड़ने लगते हैं। खैर इससे हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग तो खैर उसके बच्चे हैं, तो हम लोग को क्या काम करना है, जैसे सीएस अगर आपको करना होगा तो एक दो पेपर का फाइनल में भी एग्जामिनेशन मिल जाता है आफ्टर सीएमए, ठीक ना। लेकिन सीए करना है तो आपको सिर्फ फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट मान आईपीसीसी उसका नाम है, आईपीसीसी फाइनल देना पड़ेगा सारा, ठीक ना। इवन आप सीए में क्वालिफाइड भी हो, ऐसे ही अगर हम सीए क्वालिफाइड भी हैं और हमें सीए करने का सीएमए करने का मन है तो हमें आपका इंस्टीट्यूट पूरा करने सारा पेपर आपको देना पड़ेगा। आप हैं सीए तो आप अपनी जगह पे हैं, आपको इंटरमीडिएट का सारा पेपर देना होगा और फाइनल का सारा पेपर। सर सीए में फाइनल में 5 पेपर है। इसमें सीए में सीएमए फाइनल 8 पेपर है भाई साहब, 8 तीनों में CS में भी 16 पेपर है, इसमें भी 16 पेपर, उसमें भी 16 सीए पेपर। में 5 पेपर है। हाँ, यहाँ में 16 है। 8 पेपर, 4 पेपर का ग्रुप है, ठीक ना, 2 ग्रुप। तो ये सब कहानी है, ये सब पहले होगा, पहले सीएमए कंप्लीट करिए। चूंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट का भी मूड बहुत अच्छा है। मूड क्यों अच्छा है? तो उसको सीए इंस्टीट्यूट को टक्कर देना है। सीए का संख्या 4 लाख से ऊपर है मेंबर, 6 लाख के आसपास प्रैक्टिस और जॉब मिला करके। सीएमए इंस्टीट्यूट का बहुत कम है उसके रिगार्ड में, 3 लाख नहीं पूरा होगा। 3 लाख, 1 लाख नहीं होगा, एक भी लाख। तो इसलिए आपका इंस्टीट्यूट का मूड अभी बहुत अच्छा है, हमको अभी नंबर काउंट करना है, ठीक ना, और इसी का बेनिफिट आपको उठाना है। सर लेकिन बच्चा सब कम बैठता है सीए के एग्जाम में। हाँ, CA में भी सब पहले क्या है, सब CA का अटेंड कुछ करते जानना हैं। ही सीए में होता है। रुझान नहीं है। जैसे आप देखेंगे सब सीए अपने खासकर बिहार में क्या होता है, यूपीएससी और दरोगा, बाप रे, लगता है कि बन गए तो पूरा गर्दा उड़ा देगा, उसका क्या नेता के पीछे भागना पड़ता है, वो लोग फिर नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन खैर उसके तरफ बहुत रुझान है। नहीं एकदम किसी बच्चा पूछिए सीधा यूपीएससी, यानी तो सीधा हमको बीपीएससी दरोगा करना है। ये देखता है वगैरह सब एकदम से चमकाते हुए डंडा, तो लगता है कि यही जिंदगी है। घोटाले का राइट सपोर्ट करते हैं बिहार से। लेकिन होता क्या हम बताते हैं, वहीं पे बहुत ऐसा प्रेस्टिजियस जॉब है, अगर आपको जॉब ही करना है, नौकरी ही करना है, तो यार जज का करो ना। जुडिशियरी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। लेकिन सर जज बनते बनते एज निकल जाता है। कैसे निकल, अरे टेंडर एज का लड़का जज बन रहा है। अभी हमारी एक सिस्टर है, हमारे गांव की है, उसका शादी हुआ है, जज से हुआ है शादी, एकदम टेंडर एज का लड़का। वो तो लगता है कि वो तो अपराधी सबको देखेगा तो वही डर जाएगा, नहीं, लेकिन उसकी पावर इतना है कि अपराधी उसको देख करके सैल्यूट करेंगे। कहने का ये मतलब है, अगर जॉब ही करना, बिजनेस करना तो भाई आपको ये सब कोर्स करनी थी, लेकिन अगर जॉब करना है तो यूपीएससी है अच्छा, कोई मतलब डीएम साधारण खेल नहीं है, एसपी खेल नहीं है, लेकिन जहां जज का कंपैरिजन अगर करिएगा फिर कौन बॉस हो जाएगा। एक ऐसा पोस्ट जहां पीएम को आकर के भी मतलब थोड़ा तरीके से बात करना पड़ता है, नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि ये सेक्टर छूट गया जुडिशियरी, अब बिहार के बच्चों ने उसको भी ध्यान दे दिया। अब देख रहे हैं इस बीच में जहां तहां हम लोग के इधर मुजफ्फरपुर में एक लड़की निकाली है जुडिशियरी, एकदम टेंडर, कैसे आपको लाइन पूरा हो जाता है, 26-27 साल की लड़की और जज बन गई है, नहीं। तो कहने का मतलब है कि अब बच्चों का ध्यान जुडिशियरी में भी गया,
तो अगर आपको जॉब करना है तो यूपीएससी ऑप्शन भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा ऑप्शन जुडिशियरी है, वहाँ कंपटीशन भी अभी कम है। फिर सेम आईएएस लेवल का पावर भी होगा, उससे सेम ज्यादा पावर, सेम पावर की बात कर रहे हैं कि उससे कहीं ज्यादा पावर। कभी आप देखिएगा कि जुडिशियरी करके यूट्यूब पे दिखाते रहते हैं, डीएमएसपी तो ऐसे डांटता है ना जैसे हम आपको नहीं डांट पाते। पढ़ना है तो नहीं, तो कहने का मतलब हो गया उसी तरीके से ये कोर्स में था। सीए के प्रति रुझान नहीं था अपने बिहार। आप अगर चले जाएंगे मुंबई वगैरह में या गुजरात वगैरह में तो घर घर में सीए मिल जाएगा, नहीं, लेकिन अपने बिहार में रुझान नहीं था। तो अब जाकर के धीरे धीरे सीए के प्रति आया, और सीएमए के प्रति तो अभी भी नहीं आया, तो धीरे धीरे सीएमए के प्रति भी आया। टाइम लगेगा, लेकिन ये अभी बनेंगे तो बेनिफिट भी मिलेगा। गाँव में मेरे साइड भी नहीं। अच्छी बात है ये। कितना बच्चा है? 10-12। मैं मतलब नाम ही नहीं सुना सीख रहा सीए का है दो चार। अरे हम तो बोले सीए, तुम्हारे गाँव में बोलता है कौन कपड़ा वाला सीता है वो सीए, हाँ सीए ला हमारा सीए। तो ऐसे ऐसे नॉनसेंस आदमी सब है, तो क्या करेंगे, ठीक ना। मतलब हमको इस भावना से देखने लगा था कि भावना से सीए कर रहा है, अब बाद में टेलर वेलर खोलेगा काम चलाएगा, मन तो क्या उसको बच्चा छोड़ नहीं बोले कि ऑफिस में कुछ लगा हाँ टेलर के पास क्या वो मशीन रख ले चाहिए ना, तो पागल हुआ है क्या। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं भाई उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं। चलिए अब आते हैं इसमें। क्या हम लोग देखे, शॉर्ट सेल कैलकुलेट करना, जीपी का रेट कैलकुलेट करना और जीपी कैलकुलेट करना, ठीक ना। अब आपसे अगर शॉर्ट सेल आपने कैलकुलेट कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना, तो क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, शॉर्ट सेल इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, निकल गया आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। यानी स्टेप नंबर 4 क्या हो गया हमारा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसका क्लेम लेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट पे लेंगे, नेट प्रॉफिट अभी और जुड़ेगा उसमें। ये तो हो गया हमारा इतना का नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया, तो हमारा 5 लाख का शॉर्ट सेल हो गया था, और जो जीपी स्पेशल तरीके से कैलकुलेट अभी हमने किया है वो मान लीजिए 20% है, तो 5 लाख का 20% 1 लाख का हमारा प्रॉफिट का नुकसान हो गया। अब और भी पैसा हम लोग लेते हैं उससे जी, दो चीज का और एडजस्टमेंट होता है। एक एडजस्टमेंट होता है कि उसको हमने क्या बताया कि सर ये जो 2 लाख रुपए का हमने जो सेल किया ना, इंडेमनिटी पीरियड जिसको बोलता है, जिस पीरियड में आग लगा हुआ था, बिजनेस प्रभावित था, उस ईयर में जो 2 लाख का सेल किए, उसमें से उस 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए का सेल करने के लिए हमें कुछ एडिशनल खर्चे भी करने पड़े हैं। जैसे प्रैक्टिकली जरा सोचिए ना, दुकान में आग लग गया, नहीं पूरा एकदम राख हो गया। अब कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं हर बिजनेस में, चाहे गोलगप्पा ही क्यों ना बेचता, उसका एक अपना गुडविल वाला क्लाइंट जो रेगुलर आता है उसी के पास नहीं, या कोई सोना चांदी क्यों ना बेचता हो। यानी हर तरह के बिजनेस में कुछ परमानेंट क्लाइंट, और परमानेंट क्लाइंट को कोई भी बिजनेसमैन छोड़ना नहीं चाहता, ठीक ना, क्योंकि उसका नेचर समझ गया कि ये परमानेंट टाइप का आदमी है, ये जिससे जुड़ेगा जुड़ा रहेगा, अच्छा आदमी है, नहीं। और एक कौन सा होता है, आज इससे कल उससे परसों से, उसका उस आदमी का भी कोई गुडविल, यानी कस्टमर का भी गुडविल होता है, ठीक ना। तो कोई भी बिजनेसमैन वैसे क्लाइंट को नहीं छोड़ना चाहता, इसके लिए वो क्या किया, भले ही आग लग गया था, उसने टेम्पररी व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया, उसके संयोग से बगल में एक दुकान खाली था, नहीं, या बाहर में पार्किंग स्पेस था, वहां पे एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया और वहां से उसको सामान बेचना स्टार्ट किया। तो ये जो एडिशनल उसने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया या एडिशनल व्यवस्था किया, इसमें उसका कुछ एडिशनल खर्चा भी। अब वो इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड करता है कि भैया हम जो एडिशनल खर्चा किए हैं उसका भी तो पैसा हमें तुम दोगे, नहीं। अगर हम नहीं करते तो सेल और कम होता। जरा सोचिए ना, अगर वो एडिशनल खर्चा नहीं करता तो ये जो 2 लाख का सेल दिख रहा है ना, ये 85,000 का था, क्योंकि 1.5 लाख रुपया उसके एडिशनल खर्चा काटने वाला, समझ रहे हैं ना। तब तो अगर 50,000 होता तब तो आपको कितना पे देना पड़ता, 7 लाख माइनस 50,000, 6.5 लाख का 20% देना पड़ता ना। लेकिन हमने एडिशनल खर्चा करके 2 लाख का सेल पहुंचाया उस 1.5 लाख को, तो भैया उस एडिशनल खर्चा का तो दोगे हमको बेनिफिट। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है यस दे देंगे, लेकिन उसके लिए बोलता है कि 3 कंडीशन याद रखो। क्या 3 कंडीशन, पहला कंडीशन एक्चुअल माने लोअर ऑफ द 3 हम देंगे। क्या बोला, लोअर ऑफ द 3, यानी तीनों में से जो कम आएगा ना उतना ही हम लाभ करेंगे।
अलाउ करेंगे, लेकिन इस तीनों में से कम। किसको किसको? तो सबसे पहले एक्चुअल खर्चा आपने कितना किया एडिशनल, तो बोला कि हम 10,000 रुपए किए, बोला कि ठीक है, एक लिमिट ये हो गया 10,000। दूसरा बोला ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल, जो आपने बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस के कारण जो एडिशनल सेल हुआ, खर्चा अगर तुम एडिशनल किए तो सेल भी एडिशनल हुआ होगा ना, नहीं? तो उस कारण जो जीपी निकला, सॉरी सेल हुआ एडिशनल सेल, उसका भी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो क्या बोला कि हमने जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया ना, उस कारण से 1.5 लाख का सेल एडिशनल हुआ। समझ में आ रहा? और 1.5 लाख का भी निकालो 20%, कितना आ गया? 30,000 रुपए। तो एक लिमिट 10,000 एक्चुअल खर्चा, एक लिमिट 30,000 रुपए, ये तो हो गया। अब तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है देखिए यहाँ पे, तीसरा होता है इस प्रोपोर्शन को निकालना पड़ेगा। इस प्रोपोर्शन को तो एडमिसिबल एक्सपेंसेस में यहां Show some restriction. एडिशनल एक्सपेंसेस 10,000 रुपए आपने किया, इनटू यहां पे आपको एक और चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मालूम? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एक नया कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के लिए। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का क्या मतलब होता है? अभी तक आपने, सुनिएगा, अभी तक हमने कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो कैलकुलेट कर लिया, कहीं पे इसका जिक्र नहीं आया। लेकिन ये जो एडिशनल खर्चा का एडमिसिबिलिटी कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको फिर सीखना पड़ेगा। क्या? एडजस्टेड एनुअल टर्न। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है कि जिस दिन आग लगा है, जैसे यहां पे अगर आग लगा, ये डेट कौन सा है? 30 सितंबर 2022। तो उसके पिछले ईयर वाला ले लेंगे, इससे ठीक 12 महीना पीछे, यहां से लेकर के 12 महीना पीछे तक का टर्नओवर लेंगे और उसको ट्रेंड से एडजस्ट करेंगे। समझ में आया? ठीक ना? तो बोलता है कि उस पे जीपी निकालो, उस पे जीपी निकालो और डिवाइड बाय करो जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल, यानी सेम जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। यानी ये लिमिट क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा फिर से। जो आपने एडिशनल खर्चा किया वो इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। यानी यहां पर भी इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड के चक्कर में उसको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक जैसे ऊपर कैलकुलेट किया। ऊपर कैलकुलेट करने का तरीका अलग था, यहां पे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? यहां पे आपको एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर के थ्रू एडजस्ट करना। समझ में? तो एक ये फॉर्मूला आपको फिर ध्यान रखना पड़ जाएगा सी नंबर, बस बाकी इसका कुछ है नहीं। आप कम होगा। तीनों लिमिट देख लिए। एक तो एक्चुअल खर्चा आपने कितना किया? 10,000। जीपी ऑन एडिशनल सेल कितना हो गया? 30,000। और ये जो प्रोपोर्शनेट निकालेंगे एडिशनल एक्सपेंस इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, वो मान के चलिए कि 8,000 रुपए फॉर एग्जांपल मान के चलिए। तो इस तीनों में कम कौन हुआ? 8,000। 8,000 आप फिर से ऐड कर लीजिए, जो आपने जीपी वहां पे निकाला था 1 लाख रुपए निकाले थे ना प्रॉफिट लॉस, उसमें 8,000 रुपए ये भी जुड़ जाएगा। कितना क्लेम हो गया? 1,08,000। अब एक और छोटा सा काम करना है। अब एक काम क्या करना है, बोलता है कि आपका जिस पीरियड में आग लगा, आपका जिस पीरियड में आग लगा, उस पीरियड में क्या कोई ऐसे खर्चे का आपने सेविंग किया है जो इंश्योर्ड था इंश्योरेंस कंपनी के साथ? जैसे क्या कहना है कि मान लीजिए आपने परमानेंट स्टाफ का सैलरी भी इंश्योर्ड करवाया, और परमानेंट स्टाफ जब आपने इंश्योर करवाया तो आपके पास कितने थे? 4। लेकिन जैसे ही आग लगा आपको मालूम हो गया कि अब ये बिजनेस 2-3 महीना चलने वाला नहीं है, तो स्टाफ क्यों यहां बैठा रहेगा? एक को आपने छुट्टी कर दिया, एक को आपने क्या कर दिया? छुट्टी कर दिया। और उसको जो आपने छुट्टी कर दिया तो उसको अब सैलरी नहीं देना, उसको सैलरी नहीं देना पड़ा। उस सैलरी में मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का बचत या 20,000 रुपए का बचत, बोलता है कि भाई इसको माइनस करना होगा इंश्योरेंस कंपनी। क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि इसी का तो इंश्योरेंस हमने किया था ना।
और अगर ये बचत तेरा है तो ये मेरा भी बचत है, क्योंकि पैसा तो हमको पे करना पड़ रहा था इसको, ठीक ना। तो इसलिए बोलता है कि अब जो 1,08,000 आपने कैलकुलेट किया, यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, यानी 20,000 का उसको माइनस कर दिया, 88,000। दिस इज योर ग्रॉस क्लेम, दिस इज योर ग्रॉस क्लेम, जैसा हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते थे, कहां, लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक ना। तो ये आपका हो गया ग्रॉस क्लेम। अब अगर क्या करना है कि अब अगर आपको एवरेज क्लाउज लगाना है, एवरेज क्लाउज लगाना है, तो उस केस में अब इस ग्रॉस क्लेम के मदद से हमें नेट क्लेम कैलकुलेट करना है। अब उसका फॉर्मूला यहां देख लीजिए, 6 नंबर पे दिया हुआ, कैसे, यहां पे नेट क्लेम इज इक्वल टू ग्रॉस क्लेम यानी 88,000 इनटू सम इंश्योर्ड, कितने का आपने पॉलिसी ले रखा है, तो मालूम चला पॉलिसी हमने ले रखा है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, जो भी सम इंश्योर्ड होगा, डिवाइड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल, यानी 88,000 इनटू पॉलिसी वैल्यू या सम इंश्योर्ड जिसको बोलते हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए का आपने पॉलिसी ले रखा था, प्लस जो एनुअल टर्नओवर आपने यहां पे कैलकुलेट किया था एडमिसिबल खर्चा निकालने के लिए, यहां पे इसी का जीपी यहां पे रख लेना है, तो जो आएगा वो आपका नेट क्लेम कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? ये सारा स्टेप है जिसे आपको अपने माइंड में सेट करके रखना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अब हम लोग चलते हैं कहां पे, क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है, 32। क्वेश्चन नंबर बनाना है हम लोगों को 32। अब जरा 32 आप लोग खुद भी बनाइएगा, 30 ये वाला है ना, चलिए बनाइए, तो इसको जरा देखिए। तो on 30th September 2013 the stock of Harshvardhan was lost in a fire accident, ठीक ना। From the available record the following information is made available to you to enable you to prepare a statement of claim of the buyer या of the insured, नहीं, ठीक ना। यानी आपको क्या बता रहा है कि भैया एक हर्षवर्धन नाम का आदमी था जिसके गोडाउन में आग लग गया है 30 सितंबर 2009 को, और उसका लॉस क्या हुआ है, स्टॉक का नुकसान हुआ। फिर बोल रहा है पार्टिकुलर आपको दिया हुआ है, स्टॉक वगैरह सब जो दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, परचेज सेल वगैरह ये सब दिया, ये तो बोलता लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। चलिए, तो ये तो आपको आना चाहिए। In valuing the stock on 31/3/2013 due to obsolescence 50% of the value of stock which is originally cost 12,000 had been written off in May 2013, sorry written off। फिर बोलता है in May 2013 3/4 of these stock had been sold at 90% of the original cost, नहीं 90% बेका है, ठीक ना। And it is now expected that balance of the obsolescence stock would also realize the same price। अब ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो बैलेंस स्टॉक बचा हुआ यानी 90% तो बेच दिया, 10%, सॉरी 3/4 बेच दिया ना, 3/4 नहीं 1/4 का बचा हुआ है, तो 1/4 के बारे में बोलता है कि वो भी सेम प्राइस पे यानी वो भी 90% पे बिक जाए, ठीक है। अब कहां बोला, रियलाइज से, हाँ, सब्जेक्ट टू एबव यानी ऊपर को छोड़ करके, सब्जेक्ट टू एबव मतलब ये जो आपको एबनॉर्मल आइटम दिया हुआ है यहाँ पे, इसको छोड़ करके जीपी हैड रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू द स्टॉक टू वैल्यू वाज इतना, सॉरी जीपी का परसेंटेज नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, हाँ, तो बोलता है एक मिनट सब्जेक्ट टू एबव जीपी हैड रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट, नहीं
यानी ऊपर का ये एबनॉर्मल आइटम को अगर आप साइड कर देते हैं, आपको समझिएगा जरा गौर से, क्या 30 सितंबर 2013 को आग लगा, ठीक है, 30 सितंबर 2013 को आग लगा। अब बोलता है कि इससे पिछले साल, पिछला साल कौन रहा होगा, 2012 से लेकर के 13 तक का, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 13 तक, वहां का इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिए हुआ है कि 1 अप्रैल 12 से लेकर के 2013 तक में कितने का सामान बिका, कितने का परचेज हुआ, कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना क्लोजिंग स्टॉक था, सब इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन अब बोल रहा हूं एक इंपॉर्टेंट, क्या बोला कि ये 2012-13 में जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम भी है। नहीं, एबनॉर्मल आइटम कितना है, तो बोलता है कि जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 12,000 रुपया था, उसको वैल्यू कितना पे किया गया था, 50% कम पे, यानी 6,000 पे वैल्यू किया। समझ में आया, कितना वैल्यू किया गया था, 6,000 पे वैल्यू किया गया था, क्योंकि ऑब्सोलेंस मतलब क्या होता है, आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब क्या हो गया, ऑब्सोलेंस। यानी अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज जो आउटडेटेड हो गया, जैसे वो बड़ा सा मॉनिटर जो पहले कंप्यूटर में मॉनिटर लगता था, वो क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, या जो कीपैड वाला फोन है वो क्या हो गया, आउटडेटेड, उसको क्या बोलता है, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का और भी कारण हो सकता है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, ड्यू टू आउट ऑफ फैशन। नहीं, तो इस कारण से अगर कोई चीज आउटडेटेड हो जाता है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन। नहीं, तो जिसका 12,000 कॉस्ट था उसको वैल्यू कितना पे किया गया होगा, 6,000। एकदम लॉजिकल है। अब ये जो 6,000 रुपए का जो एबनॉर्मल स्टॉक था, इसको एबनॉर्मल स्टॉक बोलेंगे, इसमें से बोलता है कि 3/4 ऑफ दीज स्टॉक। अब इसका 3/4 निकालिए, कितना आएगा, 3/4 कितना, 4500। इसको बेच दिया कितना में, तो एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 4500 का 450 रुपए, 4150 4150, 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। नहीं, हाँ 8100 में बेचा है। कैसे, हाँ जी, 8100 में बेचा। क्या बोल दिया, समझ रहे हैं ना, घुमा दिया कुछ। कैसे बोला कि ये मान लीजिए 2 आइटम, नहीं, इसका दोनों का मिलाकर ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 12,000, लेकिन चूंकि आउटडेटेड हो गया इसलिए इसका वैल्यू 31 तारीख को, देख लीजिएगा, 31 तारीख को, 31 मार्च को कितना वैल्यू इसका रखा गया, 6,000। बात को समझ गए। अब ये जो 6,000 वैल्यू रखा, जबकि इसका वैल्यू कितना था, 12,000, लेकिन ऑब्सोलेंस की वजह से कितना रखा गया, 6,000। अब उसके बाद जब मई महीना में आए, तब बोलता है मई 2013 ना, मई 2013 में आया, यानी अप्रैल मई दूसरा महीना में जब आया, इसका कस्टमर आया और कस्टमर को कितना में चिपका दिया, 90% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। समझ में आया, निकाल दिए, वेरी गुड, 9,000, उसका 90% 81 में बेच। बस एक बोलना है, सेम प्राइस में बेचने का संभावना है, एक्सपेक्टेशन है कि 1/4 जो बचा हुआ है 3,000, वो भी कितना में बिक जाएगा, 2700 में बिक जाएगा। 3,000 का 90% कितना हो जाएगा, 3,000 का 90% 2700। डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड आ रहा है बहुत जगह से, नहीं, शेयर मार्केट में से फायदा होता है क्या, अच्छा से डिविडेंड अपना। चलिए क्या, तो क्या हो गया, 90% पे वो हमारा बिकने का संभावना है, रिमेनिंग स्टॉक क्या, जब दिखाने वाला होगा बताने वाला होगा। तो ये हो गया। हाँ, अब बोलता है, देखिए अब थोड़ा लाइन को समझिए, जीपी हैड रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब क्या हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो पहले था ना वही रिमेन रहेगा थ्रू आउट। यानी अगर 20% का जीपी पहले निकला था तो अभी भी 20% होगा, आगे भी 20% चलेगा। ये बात पहले भी हम बताया कि जीपी में जनरली चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो बोला कि जीपी यूनिफॉर्म रहेगा सब्जेक्ट टू एबव आइटम, ऊपर के आइटम को छोड़ दे, चूंकि ये तो अब नॉर्मल हो गया ना, तो अपने को क्या करना होगा,
पहले इस एबनॉर्मल आइटम को साइड कर देना, नॉर्मल सेल कैलकुलेट कर देना, और तब जाकर के पुराना वाला जीपी अप्लाई करके लॉस ऑफ स्टॉक निकल जाएगा। फिर बोलता है थ्रू आउट द ईयर, और बोलता है कि स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ रुपीज इतना वाज सेल। एक्चुअली क्या है, आप मतलब यहाँ पे थोड़ा कि ये लोग जो है क्वेश्चन को प्रॉपर लिख नहीं पाता, कहां पे फुल स्टॉप देना चाहिए, कहां पे कॉमा, इसको बिना दिए हुए लिख देता। ठीक है, अब यहाँ पे फुल स्टॉप इंटेंट से लिखा हुआ है। नहीं, तो स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 14,400 वाज सेल। तो ये तो क्वेश्चन मेरे बंधु लॉस ऑफ स्टॉक का है, तो ये क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए, इसी में आपको फंसाया होगा। चलो बनाइए, अब बन जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसी भी तरीके से जीपी का परसेंटेज मालूम हो जाए। जीपी का परसेंट मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिछले साल जाना पड़ेगा। पिछले साल जाइए, जल्दी से निकालिए जीपी, कैलकुलेट करिए तो जल्दी से। कैलकुलेट करिए। अगर अतुल करके अपनी क्लास है क्या, उनका हो गया कि ऑनलाइन ये पीजी खत्म हो गई। बीजेपी खत्म। तो वो समाप्त क्वेश्चन आंसर दिख रहा क्वेश्चन बनाए हैं, है। एक नहीं, बना एक दो ऐसे बनाया ऐसे बोले नहीं पता कि आज बन जाएगा क्वेश्चन। टैक्स में फॉर्मूला, ये क्या कहते हैं, प्रोविजन याद रखो। एक क्वेश्चन से बन गया था जो से दिए थे बनाने के। व्हाटएवर। चलिए तो जल्दी बनाइए। सिंपली क्या करना है, पिछले साल का जीपी निकालना है। जीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देखिए पर्याप्त है। इसलिए पिछले ओपनिंग है बस 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 करिए, जल्दी निकालिए। देख बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। पिछले ये तो पर्ची ना हुई। पर्चे नहीं दिया हुआ हमको, तो दिख रहा है पर्चे, बड़ा सा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है पर्चे। पढ़िए अच्छे से पढ़िए ना, जल्दीबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बाप रे दिए सर एकदम से 1 मिनट के अंदर बना। और हम लोग इसके बाद क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट किया जाए, पार्टनरशिप। जो 20% है ऐसे 24 देखिए सही बच्चे। सही बच्चे का निकला 24%। कैसे निकाले, 1 मिनट रुकिए,
जल्दी बताइए, जीपी का परसेंट बताइए। जीपी आया कितना? एक क्या बना? 157 157। 13 अच्छा परसेंटेज देखिए ना, आपका परसेंटेज कितना? एक बच्चे का आया है 24%, 25%। आपका 25। देखते हैं कहाँ पे माजरा है। आरती आपसे बनेगा? सही है। देख सिंपली क्या किए होंगे आप, देखिएगा ये, हम पूरा फॉर्मेट नहीं लेते हैं, सिंपल बनाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे आप, बनाए होंगे नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट किस ईयर का? एक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। क्या देखिएगा इधर हिमांशु, ओपनिंग स्टॉक कितना लिए होंगे? ओपनिंग स्टॉक 75,000। वेरी गुड, अगर आप लिए हैं तो बिल्कुल सही है। आप ही लिए हैं? देखिए हाँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। परचेज कितना लिए हैं? 5,000 हाँ, लेस रिटर्न, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तो सही है। 5,07,500। बाय सेल कितना लिए हैं? वेरी गुड, सब तो सही है आप लोग का जी। फिर आंसर कितना? 6,30,000। फिर उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000। सर नीचे दिया हुआ नहीं सर, ड्यू टू ऑप्शन 50% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक व्हिच ना वो मई में क्या करूंगा दैट 31 ना इसके दूसरा तेरा जो वैल्यू था ना वो मई में जाके कम हो गया। नहीं, यहीं पे डिफर कर रहा है ना। आपका कितना है? नहीं, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? से 1,40,000 को दिया हुआ है पर वहां पे दिया हुआ है कि उसका 50% तक 12,000। आप क्लोजिंग स्टॉक कितना लिए हैं? 1,10। और आप कितना लिए हैं? 1,04। आप चलो देखते हैं, ये मतलब मैंने यहीं से पकड़ा है ना, एक बार पढ़ते हैं। आप क्या सोच के 1,10 लिए हैं भाई? सर जो 31 ये वाला लाइन है, जरा पढ़ते हैं इस लाइन को फिर से एक बार। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31/3/2013, यानी 31/3/2013 का स्टॉक कितना है? 31/3 1,04,000। जब हम इस स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे, 12 नहीं ये अभी तक यही लाइन पढ़ रहा है ना कि इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31/3/13, जब 31/3/13 को स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे तो ड्यू टू ऑब्सोलेंस यानी आउटडेटेड हो गया 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक which is originally cost 12,000 had been written off, had been सब फुल स्टॉप नहीं देखे नहीं, had been मतलब घटना घटित हो चुका, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। सब फुल स्टॉप भी नहीं देखे। सीए सीएमए या सीएस में खैर मान लीजिए थोड़ा बहुत है इंपॉर्टेंस, लेकिन सीए और सीएमए में इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ठीक ना। लेकिन जो बेसिक ग्रामर है, बेसिक नहीं, जैसे ऐसा नहीं कि हमको आप पूछिएगा सर ये बताइए तो आपको बहुत आता है, तो कुछ नहीं आता इंग्लिश को, नहीं थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जैसे हैड, नहीं मतलब क्या हो गया, घटना घटित हो चुका है, नहीं यानी जो 12,000 रुपया का जिसका ओरिजिनल कॉस्ट होगा वो 85% इसमें जुड़ा हुआ होगा, 6,000 रुपया ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो 6,000 रुपया का इसमें और जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो 1,04,000 प्लस 6,000 रुपया करेंगे तब ये नॉर्मल लेवल पे पहुंचे। बात को समझिए, हालांकि ये जोड़ना ऐसा नहीं कि आपको जोड़ करके पिछले साल का अकाउंट ठीक करना है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैलकुलेट करने के लिए काम किया जाता है। सुनिए फिर से लाइन पढ़ लेते हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू गिर गया है 50%। गिर नहीं, हाँ वही तो गिरा हुआ वैल्यू है ना। अच्छा ये समझ लें, सुनिए फिर से एक बार सुनिए, क्या बोल रहा है कि 31 मार्च 2013 को जो 1,04,000 रुपए का वैल्यू लिया गया है, ठीक ना,
उसमें एक ऐसा भी आइटम है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 12,000, लेकिन वो ऑब्सलेंस होने की वजह से उसको 50% डाउन करके ही वैल्यू लिया गया। समझ गया? तो अब हम अगर उसको नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक अगर लाना चाहेंगे तो क्या वो 1,04,000 ही रह जाएगा या 6,000 रुपया और बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना, तब वो नॉर्मल आ पाएगा। अब वो एबनॉर्मल जुड़ा हुआ है उसमें, लेकिन जब 6,000 के फिगर को ऐड कर देंगे तो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। नहीं तो इसीलिए सही आपने बताया, अगर आप लोग बनाए होंगे तो यहाँ पे एक 10 होगा और कितना जीपी आ जाएगा? 1,57,500। अब इसका रेट निकाल लीजिए। ओके, क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद क्या करना है, अब अपने को क्या दिमाग लगाना है? करेंट ईयर का स्टॉक निकालना। करेंट ईयर का स्टॉक निकालेंगे, कैसे निकले करेंट ईयर का स्टॉक? 1,10,000 का हो गया हमारे पास और परचेज किए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना पड़ेगा ना। क्या है? निकालिए निकालिए। वही गलती कर रहे थे जो लगता है उसी को लेके बाबा बन रहे थे। क्या बना बना? एक मिनट। अब हमको ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग का, नॉट ट्रेडिंग का एक लाख 26,625। स्टॉक कितना आया? 1,26,625। 1,26 से तो 25 कैसे निकाले? सर ओपनिंग परचेज लिए और इसका ओपनिंग कितना लिए? एक 10। इसको मिटा दें मेमोरेंडम ट्रेडिंग को। हाँ ओपनिंग से एक 10 लिए और एक। परचेज लिए 2,90,000 का। मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ये 2000 माने 31/9/2013 का, 26,625। ठीक है ना? इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना लिए? 1,10,000
1,10,000 या 1,04,000। 10 नहीं दे सकते। क्लोजिंग स्टॉक तो जो तुमने ओपनिंग किया क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1,60,000 था। 1,10,000 एक जो हमारा अभी जो हमने किया, जरा सुनिए, ये हमारा क्या बता रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 31/3/2013 को कितना लिया गया है? 1,04,000 लिया हुआ है ना। 31/3/2013 को क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया गया है? 1,04,000 और उसी पे बुक फाइनल हो गया होगा, ठीक है ना। जो आपने पहले निकाला था 1,51,000 जो आया था जीपी, आपको बुक तो फाइनल हुआ होगा उसी पे, ऑडिट वगैरह होकर वो बुक फाइनल होकर के रखा गया। लेकिन चूंकि हमें नॉर्मल जीपी निकालना था, हमें क्या निकालना था? नॉर्मल जीपी, उसमें हमें कोई नॉर्मल आइटम नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर जीपी का परसेंट दिया रहता तब तो हम इस क्लोजिंग स्टॉक को छेड़छाड़ नहीं करती है, तो सही वैल्यू दिया गया भाई। क्योंकि आपको इन्वेंट्री पढ़े ना, नहीं पढ़े क्या? इन्वेंट्री में हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉस्ट और एनआरवी बीच लोअर पे वैल्यूएशन होता है। कॉस्ट तो इस आइटम का 12,000 था, लेकिन मार्केट में आउटडेटेड हो गया था, इसलिए इसका एनआरवी भी कितना हो गया होगा? 6,000 आ गया। तो वैल्यूएशन तो 6,000 पे ही होना चाहिए ना, गलत कहां किया हुआ है? वैल्यूएशन तो सही किया हुआ है। लेकिन अगर उस वैल्यू को सही मानेंगे तो जीपी गलत निकल जाएगा। क्योंकि जीपी, अगर आपको यूनिफॉर्म रेट लगाना है जीपी का, तो उसमें आइटम भी सारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉर्मल आइटम होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो नॉर्मल आइटम करने के चक्कर में या नॉर्मल आइटम करने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया। ये फाइनल अकाउंट नहीं बन रहा, हमने एक एडजस्टमेंट किया और हमने उस 1,04,000 के क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करके, दिस इज नॉट करेक्ट इवन, नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमें चूंकि नॉर्मल जीपी निकालना था, हमने उसे 1,04,000 ना मान के 1,10,000, ठीक है, और जीपी निकाला। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो 1,04,000 का स्टॉक 1,10,000 हो गया? कैसे मैच होगा जरा हमें बताइए। तो आप जब बुक अपना बनाने चाहेंगे, बुक जब आप अपना बनाने, कैसे बुक बनता जरा बताते हैं। मान लीजिए 2013 समाप्त हो चुका है, 2000 मतलब 12-13 समाप्त हो चुका है, 31 मार्च 13 को 2013 समाप्त हो गया। अब 2013-14 स्टार्ट है। 2013-14 में जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो कैसे होता है मालूम है? पिछले साल का बैलेंस शीट उठाते हैं और पिछले साल के बैलेंस शीट से सारे आइटम को लेते हैं। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी इतना, कैश बैलेंस इतना, बैंक बैलेंस इतना, स्टॉक इतना, डेटर इतना, सारा बैलेंस वहां से आपको दिखाएगा। तो उस बैलेंस शीट में स्टॉक कितना हो? 1,04,000 का होगा कि 1,06,000? सॉरी 1,10,000, 10,000, 1,10,000 का, 1,04,000। पिछले साल का क्लोजिंग करता है वही, जो पिछले साल का क्लोजिंग है, पिछले क्लोजिंग कितना होगा वही तो। 1,10,000 जो क्लोजिंग ये असली अमाउंट होना है, तो बस ये उसका कंपैरिजन करेंगे। एक दस ही होगा। देखते हैं। फिर से 1,04 होगा, लेकिन फिर से ये 2012-13 नहीं, इस टेबल को क्या मानना है? 12, ठीक है, और ये 13-14, ठीक है। 12-13 का अकाउंटिंग हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। स्टॉक का वैल्यूएशन करने का टाइम आया 31 मार्च 2013। तो स्टॉक का वैल्यू जब करने गया तो बाकी तो सब नॉर्मल आइटम था, एक आइटम था जिसकी वजह से हम लोग के बीच में ये डिस्कशन अभी चला, 12,000 का। उस 12,000 के आइटम को वैल्यू जब करने का टाइम आया तो मालूम क्या चला कि यार ये तो आउटडेटेड हो गया, इसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे नहीं किया जा सकता, इसका वैल्यूएशन तो आज की डेट में जो इसका मार्केट प्राइस है उस पे करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस कितना है? तो 50% कम है, 6,000। तो वैल्यू 6,000 लिया जाए क्या 12,000? तो वैल्यू बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से कि वैल्यू 6,000 लेना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर लेवल। 1,04,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, उसके अगले में ये 6,000 का एडजस्टमेंट कर देंगे। नहीं, वही बोल रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 1,04,000 का वैल्यू लिया गया और यही फाइनल, और ये गलत वैल्यू नहीं था। मैं अगेन बोल रहा हूं, 1,04,000 ही सही वैल्यू है। अभी जो आपने 6,000 का एडजस्टमेंट किया वो गलत है,
लेकिन वो क्यों किया है उसके पीछे कारण को पहले समझना पड़ेगा। ये नहीं होता कि याद नहीं करना है किसी चीज को, नहीं। तो ये 1,04,000 का ही वैल्यू सही, और इसी के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का 2012-13 का बना होगा, जो फिगर आपको आ रहा था कितना 1,51 1,57, वो तो एडजस्ट करने के बाद ना उससे पहले कितना आ रहा था 1,51 1,51,705, वही सही जीपी है 2012-13 का, सही जीपी वही है, वही आया होगा पिछले साल के बैलेंस से, नहीं समझ में आ गया। यानी 1,4 का वैल्यूएशन हो गया, हमारा अकाउंट बन के तैयार। अब हम आए, छोड़ दीजिए, आपको जीपी निकालना है वो छोड़ दीजिए, नहीं साइड। फिर हम आए 2013-14 का अकाउंट बनाने, तो 13-14 में स्टॉक हम कितना लेंगे, 1,04,000 लेंगे या 1,10,000 ले लेंगे? 1,04,000 इसलिए लेंगे, एक और भी कारण है कि कभी भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं होता कि अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का तो वैल्यूएशन हो गया, अब ओपनिंग का वैल्यू कितना होगा, नहीं। जो स्टॉक का वैल्यूएशन क्लोजिंग का हुआ सेम फिगर ओपनिंग का है, समझ में आया। तो क्लोजिंग का वैल्यूएशन तो 1,4 हो चुका है, ओपनिंग भी 1,4 ही आएगा, 1,10 कहां से आएगा? लेकिन फिर आप बोलेंगे सर अभी तो आपने 1,10 करवाया, आप ही तो दोनों बात बोल रहे हैं। अरे वो 1,10 क्यों करवाया? नॉर्मल जीपी कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नॉट कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो जाए उसके लिए निकाले। इसका ये मतलब नहीं हो गया वो स्टॉक 1,10,000 का रियल में, वो स्टॉक अभी भी 1,40,000 जीपी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीपी निकालने। समझ में आया? स्टॉक कितना लेना पड़ेगा? 1,04,000। अभी और एक दो जगह डिस्कशन है आपसे, ठीक है। परचेज कितना लेना होगा? 2,90,000, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सेल कितना लेना होगा? 3,60,000। 3,60,000। सेल 3,60,000। 3,60,000 कहां से इसको दिख रहा है? हम वही 60 में देख लिए थे। 3,60,000 60 में कोई नहीं दिख रहा, 3,60,000 सर 27 का इन्वेस्टमेंट करेंगे ना इसमें। देख लेते हैं ना। 3,68,100। अब जीपी कितना होगा? मैं जीपी आ रहा है 92,025, 92,000 कैसे? उसका 25% का। अब दिमाग लगा कौन बच्चा जीपी, सुन लीजिए। सर हाँ मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, एक मिनट दिमाग हम बोले एक छोटा सा हिंट समझे, एक मिनट। जीपी जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं 25% या 20% कितना आया था? 24% आया है। 20% ना, हाँ, उससे तो आया था 25%। 25 यस। उस पे नहीं बोले 25 ही होगा। अब सुनिएगा, जीपी जो हमने कैलकुलेट किया वो जीपी नॉर्मल सेल और नॉर्मल परचेज पे कैलकुलेट किए हैं या उसमें एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों मिला हुआ था तब किए? दोनों मिला हुआ। दोनों मिला हुआ है। सर जीपी जो एक वो एक नॉर्मल था उसको तो नॉर्मल कर लिए थे, 1,4 को 1,10 कर लिए थे। तो जीपी जो कैलकुलेट हुआ वो तो बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट हुआ है। बात को सुनिएगा, सुनिए। अभी आप लोग अपने माइंड से कुछ भी डेटा चलो तो निकाल दीजिए, सिर्फ हम हमारा जवाब दीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 25%, नहीं वो ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट किए हैं या एबनॉर्मल पे किए? नॉर्मल पे क्यों किए हैं? क्योंकि सर एक आइटम उसमें मात्र एबनॉर्मल था, ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल था, परचेज नॉर्मल था, सेल नॉर्मल था, एक क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल था जो 1,10 की जगह पे 1,4 दिया गया, तो उसको भी तो आपने 1,10 कर लिया था ना। यानी हम कह सकते हैं कि सर ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल, परचेज नॉर्मल, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल, सेल नॉर्मल, तो जीपी भी नॉर्मल, परसेंटेज भी हो जाएगा 45। वही। अब पहले ये समझ में आ गया। अब जब जीपी का परसेंटेज नॉर्मल पे कैलकुलेटेड है तो यहां भी तो जीपी हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना पड़ेगा, नहीं? कैसे? 92 कैसे निकाले? सुनिएगा जरा। अब ये जो 3,68,100 रुपए का सेल है, 3,68,100 रुपए का सेल है, क्या ये सारा नॉर्मल सेल है या इसमें एबनॉर्मल भी जुड़ा हुआ? दोनों जुड़ा हुआ।
कितना है एबनॉर्मल और कितना नॉर्मल? 27। जरा देखिए, पढ़िए एक बार फिर से इस लाइन को अच्छा हाँ 45 वाला आइटम देखिए 81। देखिए, 81 पढ़िए पढ़िए, 81 है कि 27 में क्या है? 27 प्लस करेंगे 81 उससे 2700 भी क्यों आता है? देखिए ना, वो क्या है? इसके हाथ में 1/4 स्टॉक था, हाँ वो जितना था उसका वैल्यू बढ़ गया है। वो अभी इसने बस भाव एक से जो 12 90% हो उसका गया। फ्री बैंक थोड़ा देर स्टॉक ये है उसका पता तो आ गया। जैसे फिर एक बार देखो, फिर से पढ़ लेते हैं नहीं आराम से, जब भी कंफ्यूजन में पढ़ लेना। और एक चीज बताते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ये सब आप अपने आप को बच्चे नहीं समझिए। जैसे आप कल हमारे यहाँ जो मेरे बड़े भैया का जो लड़का है आयुष, नहीं 3 साल का है कि 3.5 साल का, वो कल मैथ बनाना सीखा है, सम करना नहीं, 5 + 3 = 8। वो इतना जोश में था कि 9 बजे रात में 10 बजे रात तक बोलता था पापा मैथ दीजिए, पापा क्वेश्चन दीजिए, तो उसको हम लोग देते थे 5 + 2 = 7 अपना करते रहता था नहीं। तो वो बच्चा, वो अभी हजारों क्वेश्चन बनाएगा तो उसका जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर। हम लोग क्या हो गए, बड़े हो, हम लोग एक ही 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते नहीं। तो क्वेश्चन में क्या करना है, सब टाइप के क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लेना और बनाते रहना, सो दैट कि कॉन्सेप्ट हमेशा आपका रिवाइज होता है। सुनिएगा फिर से एक बार पढ़ते हैं नीचे वाला। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 ड्यू टू ऑब्सोलेंस 50% of the value of stock which originally cost ₹12,000 had been written off। ये तो एक एडजस्टमेंट हम लोग कर लिए नहीं, ये 12,000 को 6,000 जो लिए थे तुम, उसको हमने फिर से 6,000 ऐड करके जीपी अपना सही से निकाल लिया। इन मई 2013, आग लगने से पहले की बात कर रहा है, बताइए आग लगने से पहले की बात कर रहा है या बाद की बात कर रहा है? पहले का नहीं, आग कब लगा है सर? आग लगा है यहाँ पे सितंबर के, और ये कब की बात कर रहा है? मई की, यानी आग लगने से पहले की बात कर रहा है। ओके, इन मई 13 3/4 ऑफ दीज स्टॉक हैड बीन सोल्ड एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। यानी ये जो आपने वैल्यूएशन करा था उसका 3/4 यानी 12,000 का 3/4 कितना हो गया? 9,000। 12,000 का 3/4 कितना हो गया? 9,000। उसको कितना में बेचा गया है? 90%, 8100। ये बेचा जा चुका है, भाई मैंने बेच दिया। अब बताइए क्या वो 8100 रुपए इसमें जुड़ा हुआ होगा कि नहीं? ये वाले से माइनस करेंगे नहीं, यानी सर इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक ना? सर। इसके बाद जो स्टॉक इन हैंड का वो अभी भी 27 अभी भी चक्कर है ना, अभी भी तो 3,000 रुपया नॉर्मल वाला है ना, कुछ तो पढ़ते हैं ना, ये पहले समझना है। यानी सर ये 3,68,100 में से 8100 रुपया तो नॉर्मल शॉर्ट सेल जरूर जुड़ा हो, और जो नॉर्मल है उसके अलग तरीके का जीपी कैलकुलेट होगा। नॉर्मल पे हम लोग 25% लगा सकते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे कहां तक पढ़ लिए थे? हाँ, 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट यहां तक पढ़ लिए, यहां तक नहीं, आगे बढ़े। इट इज नाउ एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या? संभावना है नहीं। नाउ एक्सपेक्टेड दैट द बैलेंस ऑफ द ऑब्सोलीट स्टॉक, जो बैलेंस बचा हुआ है कितने का? 12,000 में से तो 9,000 का काम तमाम कर चुके हैं, अब कितने का बचा हुआ है? 3,000 बचा हुआ है ना। Obsolete stock would also realize the same price। वो स्टॉक भी सेम प्राइस कहने का मतलब क्या हो गया? 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पे बिक जाएगा। ऐसा क्या किया? एक मिनट, ये समझ गए? यानी अब हमें आप एक चीज बताइए कि सर 3,68,100 में से तो 8100 रुपया नॉर्मल वाला जुड़ा हुआ है, ये तो एकदम हम कंफर्म है। 3,60,000 एक मिनट, ये तो सर जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये तो हम कंफर्म हो गए हैं सर। क्या आप कंफर्म हुए? ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ। क्या ये 2700 वाला भी जुड़ा हुआ है? कितने बच्चे यस बोल रहे हैं, कौन नो बोल रहे हैं? आप यस बोल रहे हैं, आप नो बोल रहे हैं, आप यस बोल रहे हैं।
आपको कहां पे दिख रहा है कि नहीं जुटा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 3/4 हम पहले किए थे उसका। हाँ। एक आपको कितना है सर, उसको हम सर उसको 3,68,100 में सर 41 माइनस किया पहले। ठीक है सर, 3,60,000 आ गया। अब जब बोलेगा तो 3 है सर, बोले 27 सताइस। हाँ, वो हमारा ये क्वेश्चन है कि 3,68,100 के सेल में ये 8100 तो जुड़ा हुआ है, चूंकि ये मई में सेल हो चुका है, लेकिन 2700 रुपए क्या सेल हो चुका है या अभी सिर्फ उम्मीद है? उम्मीद है सर वो मतलब कि इन फ्यूचर लगा रखा है तो फ्यूचर में जो बिक जाएगा वो अभी जोड़ लेंगे सेल में। तो नहीं जोड़ेंगे। ऐसा है, मई 2013 में बेचा है, मई 13 में बेच चुका है, सितंबर के लास्ट, सितंबर के लास्ट में, तो ये दिमाग लगा रहे, अच्छा मई के बाद तो हो गया, मई अप्रैल मई के बाद 4 महीना और था, लेकिन ये तो इंफॉर्मेशन जो लिख रहा है ये तो 30 सितंबर के डेट में लिख रहा है ना सारा इंफॉर्मेशन। तब तो आप देख रहे हैं यहाँ भी हैड का यूज किया है, मई 13 में भी हैड का यूज किया, हैड बीन सोल्ड लिखा है कि नहीं? देखिए यहाँ यस सर, Had been sold। ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ये किस डेट को खराब करके दे रहा होगा? सेम प्राइस। Would also realize, मतलब रियलाइज हो सकता है, हुआ नहीं है। बस एक नॉर्मल यानी अगर आप देखेंगे दो जगह ही सिम्टम दे दिया, हिंट्स दिया। एक तो यहां दिया कि नाउ एक्सपेक्टेड दिया है कि जो बैलेंस बचा हुआ उसका भी उम्मीद है कि बिक जाएगा, नहीं वुड रियलाइज मतलब रियलाइज होगा, हो नहीं गया है, सर अगर जो चीज बोलता है कि हो गया कुछ तब फिर अलग करते, तब फिर इसमें से भी माइनस करते। यानी ये 3,68,100 दो टुकड़ा में ही बने, एक 3,60,000 जो नॉर्मल सेल होगा और एक 8100 रुपया जो एबनॉर्मल सेल। हालांकि मायूस मत होना है, उस 2700 पे भी हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उस पे भी उम्मीद है कि बिक जाएगा वो नहीं। तो अब जरा जीपी कैलकुलेट यहाँ पे अलग तरीके से करना, नॉर्मल आइटम पे अलग जीपी, एबनॉर्मल पे अलग जीपी, दोनों जीपी को ऐड करके लिख देंगे, खत्म, खाने निकल गया। नहीं? 3,60,000। अब जरा देखिए 3,60,000 पे जीपी कितना आ गया? 90। हम यहाँ लिखते चलते हैं नॉर्मल जीपी। नॉर्मल जीपी कितना हो गया? 3,60,000 का 25% कितना? 90,000। अब एबनॉर्मल जीपी, एबनॉर्मल जीपी पहला वाला जो 8100 में आपने सेल किया है उसका कॉस्ट कितना है? 4150 नहीं 45 45 कैसे? हाँ वेरी गुड, 6,000 का वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कितना आ गया? सर 94,500। 4500। तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस दोनों का? 8100 माइनस 4500, 55% से 55.5 नहीं परसेंट नहीं निकालेंगे, इसलिए जीपी अमाउंट बताइए ना। 3600, 3600 वेरी गुड। और एक दूसरा वाला आइटम जो अभी बिकने वाला है 2700 में बिकेगा, इसका कॉस्ट कितना होगा? 1500। इसका कितना आ जाएगा? 1200 कम 1200। अब देखिए टोटल जीपी कितना हो गया? 90 और 38 1,38,000 38 नहीं 36 है ना? अच्छा 1,70,000 1 लाख कहां से? अरे 3600 है, 3600 और ये 1200, 94,800। बस टोटल जीपी आ गया 94,000। कैलकुलेट कर लीजिए आपको अच्छे से 94,000। कैसे निकाले जीपी जरा सुनिएगा। हिमांशु प्लीज प्लीज, हेलो इधर समझ में ये लग रहा है। तुरंत समझ। जीपी कैसे निकाले? अलग अलग तरीके से, नॉर्मल पे नॉर्मल तरीके से, एबनॉर्मल पे एबनॉर्मल तरीके मतलब सेलिंग प्राइस है से। नहीं सीधा निकाल दिए। नॉर्मल पे कैसे निकाले? तो भैया 3,60,000 का सेल था, 25% का जीपी हमने निकाला है नॉर्मल जीपी, तो 3,60,000 का 90। एबनॉर्मल पे सेल कितने में हुआ है? तो दो पार्ट हो गया, एक ऐसा जो बिक चुका है, एक ऐसा जो बिकने वाला है। नहीं, जो बिक चुका है 8100 में बिका है, लेकिन उसका वैल्यू कितना लिए हुए हैं? 4500। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन तो ओपनिंग स्टॉक 6,000 लिया हुआ है ना, तो 6,000 का 3 4 4500, तो 8100 माइनस 4500 करेंगे तो 3600 रुपए का ये जीपी हो गया उसमें। हो गया कि नहीं? और एक ऐसा जो बिकने वाला है 2700 में बिकने वाला, उसका कॉस्ट कितना है? 1500। कैसे? 6,000 का 1/4 नहीं, तो कितना हो गया? 1200, मतलब 1500 तो हो गया 1200। अब तीनों जीपी को ऐड कर दीजिए, 90,000 प्लस 3600 प्लस 1200 कितना आ गया? 94,800 प्लस। जब जीपी निकल गया तो क्या क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। निकालिए तो। 4,000
थोड़ा था क्वेश्चन नहीं, अच्छा है क्वेश्चन। सर उसको तो मतलब 3,60,000 लेंगे ना सर। हाँ बस अब सब कुछ सेम हो गया, 368 यहाँ तो सिर्फ 368 ही लेंगे ना टोटल। सर हम्म 1,20,700 1,20,700 ये आ गया अपना क्लोजिंग स्टॉक इस डेट, यानी इस 1,20,000 स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमने कैलकुलेट कर लिया। तेरा देखिए तो आंसर मैच किया। 4,88,800 इसमें मतलब सेल्स माइनस ये 3,68,000 देखिए ना ये आंसर में भी स्टॉक कितना है 1,20,700 है ना। बस सर ये जरूरी है कि एब्नॉर्मल आइटम कॉलम अलग-अलग किया है सर। क्या लग गया 1,20,700 सर एब्नॉर्मल आइटम को प्लस किया मतलब कॉलम बनाया मतलब उसी में नहीं कर सकते। बिल्कुल अभी जैसे हम लोग किए हैं वैसे करना है। कैसे किया है ये किया है सर एक नॉर्मल आइटम को एब्नॉर्मल आइटम को सही ये बोल रहे हैं ना, उसी में कोई जरूरी नहीं है। सुनिए सिंपली आपको क्या करना है, ये कॉलम, एक मिनट, ये कॉलम को बनाना है, ये कॉलम को और ये कॉलम, इस दोनों कॉलम को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते। बस अलर्ट रहना कहाँ, ये जीपी 94,800 बताना है। जीपी के लिए यहाँ पे क्या दे देना होगा आपको, एक वर्किंग नोट दे देना होगा और कैलकुलेट करके बताना होगा कि भैया ये जीपी कैसे निकला ऑन नॉर्मल सेल 90,000, ऑन एबनॉर्मल सेल नहीं तो कितना 3600 और प्लस 1200 94,800 ऐसे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, हवा हवाई नहीं बताना नहीं। तो उसके बाद आपका 20,700 का स्टॉक आ रहा है, बिल्कुल सही है। तब इसमें सैलरी वैल्यू माइनस हो जाएगा। अब जो सैलरी वगैरह बचा था ना कुछ कितना था 14,000, ये माइनस कर दिया। दिस इज स्टॉक ऑफ लॉस अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या समझ में आया? डी के साहब 1,00,000 हर पे इसको फिर बनाइए। सर नीचे थोड़ा ये ऊपर से क्वेश्चन था बस क्वेश्चन कहाँ पे था वही 12,000 वाला घुमा रहा है। हर जगह आप फंसे उसी 12,000 के चक्कर में, जीपी निकालने में गलती हो उसी 12,000 के चक्कर में, यहाँ भी गलती होगा उसी 12,000। जैसे अब नॉर्मल आइटम डालेगा इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे कुछ अधिक वर्किंग चार्ज नहीं। और सही बात है ना कि नहीं अगर चाहेगा तो फिर इस क्वेश्चन में क्या मजा आता है। मान लीजिए 12,000 वाला एडजस्टमेंट नहीं रहता तो क्वेश्चन तो आप कब का बना लिएगा। हो गया। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन बना लिए आप लोग 33, 34 और 35, 33, 34, 35 लिख लीजिए। होमवर्क आप लिख लीजिए तो एकदम सारा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम नहीं, ऑल क्वेश्चन एंड क्लासिफिकेशन फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम आपको बनाना है। ऑल क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑल क्वेश्चन। चलिए अब क्या पढ़ना, पहले इसको ये कर दिया जाए। बनाया